ये एक एक्सपेरिमेंट है और कोशिश ये है कि हम लोग अपने एक दोस्त से मिलें जो कि एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे पैशन की, हमारे प्यार की, जो कि है ऑटोमोबाइल्स। बहुत दिल से आती है। पेशे से हम लोग इंजीनियर्स हैं। पेशे से हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि बड़ी मशीनरी होती है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, कमर्शलाइजेशन होता है। दिल धड़कता है कि कुछ अपने चाहतों की तरफ वापस जाया जाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे आज के गेस्ट, मेरे आज के दोस्त अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करें और हम लोग एक बार थोड़ा सा और रूबरू हों, थोड़ा सा और समझें और इनके साथ वार्तालाप किया जाए। तो Hello everyone, I am Sachin, currently working with Anupam itself. And as far as the automotive journey is concerned, my roots belong to Dehradun. तो गाड़ियों से जो प्यार है वो तो 10th के बाद ही स्टार्ट हो गया था when we used to bunk our classes and go to Mussoorie itself. ठीक है, the journey has been from Activa to normal 100cc, 150cc bikes to 350cc bikes and eventually cars. एंड आई बिन ड्राइव जो कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल बाइक राइडिंग तो 10 से स्टार्ट हो गई थी। 2015 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन इनटू हार्डकोर ड्राइविंग इटसेल्फ एंड मोस्टली आई प्रेफर एट नाइट। द रीज़न बीइंग, रात को जब आप रोड पे अकेले हो तो यू डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन, एट द सेम टाइम यू कैन फील योर कार कम्युनिकेटिंग टू यू। बाकी टाइम पे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ मशीनरी, बट उस टाइम पे सिंस यू एंड द कार, यू आर द ओनली टू पीपल, so you feel that the car is communicating to you, and the better it communicates, better car it is. तो आपकी जर्नी में आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी तक चलाई हैं और बेसिकली आपका जो ये प्यार है गाड़ियों के साथ, ये ऑटोमोटिव जर्नी है, थोड़ा सा उसको मशीन वाइज हमको बताएं। देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास कार थी होंडा ब्रियो, माय वाइफ हैज़ दैट कार टिल नाउ। इसके अलावा i10 हो गई, i20 हो गई। i20 में पर्टिकुलरली डीजल, वो मैंने काफ़ी चलाई है। प्रेजेंटली मैं फोर्ड फिगो जो एस्पायर आपका आया था 1.5 TDCi इंजन, आई एम ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर मॉडल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम इन लव विद दैट पर्टिकुलर कार एंड आई विल ट्राई टू स्ट्रेच इट एज फार एज आई कैन बिकॉज दैट कार एज वेल एज द इंजन इज जेम इन इटसेल्फ। लाइक इमेजिन समथिंग, एक लाइट बॉडी के अंदर आप सीधे एक 100 bhp का इंजन, 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क अगर इंसर्ट कर दो विद द फोर्ड काइंड ऑफ हैंडलिंग, देन एट द सेम टाइम द इंजन इज़ वेरी वेरी फ्यूल एफिशिएंट, वेरी वेल मैनर्ड। सो दैट्स व्हाट करेंटली आई एम ड्राइविंग। अदर देन दैट आई हैव ड्रिवन होंडा सिटी। होंडा सिटी के अलावा आपकी फोर्ड इको स्पोर्ट हो गई, रिसेंटली फॉक्सवैगन। सो दीज आर द कार्स दैट आई हैव ड्रिवन। Polo is also one of them, those cars. अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, आप खुद एक ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रधानत्व रखती है, तो किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? where do you think the automotive industry today is going? Well, to be very honest, from the core, hardcore mechanically sound cars, we are moving more towards gadgetry. एंड अभी तो ये हो गया कि ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ योर कार हैज़ बिकम अ गैजेट। द लास्ट थिंग दैट्स रिमेनिंग इज़ योर विंड स्क्रीन एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे जिस दिन विंड स्क्रीन पे भी यू विल स्टार्ट गेटिंग समथिंग। HUD हैज़ ऑलरेडी कम एंड दैट विल बी द एंड ऑफ ड्राइविंग फॉर मी, बिकॉज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द 4 wheels, हाउ यू आर गेटिंग पावर टू दोज 4 wheels एंड हाउ द इंटायर व्हीकल इज़ हैंडलिंग। जो आपका स्टीयरिंग का फीडबैक हो गया, द वे कार कम्युनिकेट्स विद यू, बट टुडे दैट कम्युनिकेशन हैज़, उसने एक अलग मीनिंग ले लिया अपने आप में। इट्स लाइक मोर ऑफ वॉइस कमांड्स एंड आपका जितना भी ये गैजेटरी रिलेटेड चीज़ें हो गई। बट फॉर मी द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इज़ हाउ दैट कार बिहेव्स। उसका जो बिहेवियर है दैट आई शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट, बिकॉज माई लाइफ इज़ एट स्टेक। जब मैं 130-140 पे उस गाड़ी को चला रहा हूँ एंड आई हैव टू टेक शार्प टर्न्स एंड एवरीथिंग, देन आई नीड टू नो द बिहेवियर ऑफ माई कार। And for me, that is the most important thing. But unfortunately, today automotive industry is moving towards आपका जितना भी गैजेट्स हो गए, आपका जितना भी इनबिल्ट, ये आपका थिंग्स दैट यू एक्चुअली डोंट नीड एंड समटाइम्स दोज आर डिस्ट्रैक्शन दैट इज़ टेकिंग द प्लेजर अवे फ्रॉम ड्राइविंग। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल उसका आपका एयरकॉन हो गया।
Now, in the older vehicles, we used to get manual controls. Even for the automatic climate control, we used to get manual dials and everything. Now they have moved to touch screen. And to be very honest, for a person like me, मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है कि मैं आँख बंद करके किसी नॉब को पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाऊँ, रादर दैन मैं वहाँ पे टच स्क्रीन में ढूंढता फिरूँ कि ठीक है किस कंट्रोल से मेरी ये पर्टिकुलर चीज़ होगी. सही बात है. मतलब आजकल मैं ये इनका बहुत सही कहना है. मुझे भी लगा कि भाई अच्छा कुछ होता होगा, टच स्क्रीन होता होगा, बट जब उसे यूज़ किया तो ऐसा लगा कि भाई साहब रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा. बेहतर है कि गाड़ी चलाने से पहले सारी सेटिंगें कर दो जिससे इस तरह देखने की ज़रूरत ना पड़े. मैं इनकी बात के साथ पूरी तरह से व्हाट टू से मतलब कॉग्निजेंस रखता हूँ कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं आपकी नज़रें रोड पे होनी चाहिए और आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी सेफ व्हीकल में बैठे हैं और आपके साथ जो भी आपके को पैसेंजर्स हैं उनको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बंदा ड्राइविंग सीट पर है वो बिना किसी कठिनाई से, बिना किसी हिकअप के, बिना किसी एक्साइटमेंट दिखाए आपको आपके डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचा दे. नहीं, इनफैक्ट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पहले क्या था कि कार में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स आते थे. तो when we used to have hydraulic steerings in the car, गाड़ी का जो आपका मोशन है या फिर आपका फीडबैक जो स्टीयरिंग का है वो दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल. अभी क्या है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आए हैं, ठीक है, नाउ देर आर फ्यू कंपनीज दैट आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट. लाइक आप फॉक्सवैगन देखोगे, स्कॉडा देखोगे, फोर्ड देखोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन जो है दैट इज़ स्टिल वे बेटर. कि जब भी आप गाड़ी को हल्का सा भी टर्न करते हो तो द लैग बिटवीन टर्निंग द स्टीयरिंग एंड टर्निंग ऑफ द एक्चुअल कार वो आपका मिली सेकेंड्स में होता है. बिल्कुल सही. एट द सेम टाइम व्हेन यू ड्राइव अ बलेनो और से होंडा ब्रियो इन इटसेल्फ, आप जब उससे स्टीयरिंग को काटते हो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द कार एंड द स्टीयरिंग इटसेल्फ. वो है. आपको वो फीलिंग आएगी कि ठीक है आपने स्टीयरिंग तो आधे सेकंड पहले घुमा दिया, नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग. अच्छा, कभी ऐसे लगता है कि कुछ खिलौना है और मतलब कुछ गाड़ियां, मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको मैंने बहुत चलाई हैं, ऐसा लगता है कि भगवान भरोसे स्टीयरिंग है, कब घूमे कितनी घूमे आपको पता नहीं, अंदाजे से निकाल लो बस. बिल्कुल. तब दैट इज़ व्हाट आई सेड कि अगर आप 130 से 140 पे गाड़ी चला रहे हो देन आई शुड बी वेरी वेरी श्योर कि अगर मैं आधा डिग्री भी स्टीयरिंग काट रहा हूँ तो गाड़ी एग्जैक्टली मेरा वो प्रिडिक्शन मेरे पास होना चाहिए. दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है, अभी जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें जो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन का है, द वे द स्टीयरिंग शुड वेट. ठीक है, आप 10-20 पे चला रहे हो व्हेन यू आर एट द सिटी, ठीक है, स्टीयरिंग शुड बी फेदर लाइट, आई एग्री. लेकिन जैसे ही आप बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, द स्टीयरिंग का जो एक वेट बिल्डअप होना चाहिए समवेयर डाउन द लाइन वो कैलिब्रेशन भी प्रॉपर नहीं है. लाइक 120-130 पे आई बिलीव द स्टीयरिंग शुड बी वेरी वेरी स्टिफ, बट एक्सेप्ट अ फ्यू मेक्स, मोस्टली गाड़ियों में यू वोंट गेट दैट फीलिंग. एज अ कंफर्ट क्रीचर ठीक है, व्हीकल्स आर becoming better and better each day, you have ventilated seats, you have everything, but as far as the normal joy of driving is concerned, वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अभी दूर होती जा रही है. आपने जो प्रोबेबली फीगो का जो नेक्स्ट वर्जन है, मतलब मैं फीगो वर्जन 2 बोल सकता हूँ, हाँ. वो आप ओन करते हैं, वो अपने चलाई भी है, आप संतुष्ट हो, आप बेसिकली मैकेनिकली एटलीस्ट बहुत संतुष्ट हो उस गाड़ी के साथ, इफ नॉट मोर. क्या ऐसी चीज़ है जो आपने जो कुछ दिनों पहले बता भी रहा था यार फोर्ड को जाना नहीं चाहिए था देश छोड़ के, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली हमारे जापानीज टेक्नोलॉजी पार्टनर्स या हमारे सो कॉल्ड साउथ कोरियन गिज्मो पार्टनर्स, जो मतलब टॉप ऑफ द लाइन ज़बरदस्त इन्होंने टेक्नोलॉजी दे रखी है, टॉक अबाउट हुंडे, टॉक अबाउट किया, इनके सेल्स देखिए चरम पर है. आई मीन आपके एसयूवी सबसे ज़्यादा इनके बिकते हैं, मोटा मोटा वेन्यू सेल्स इन ह्यूज नंबर्स. सेल्टॉस ने तो मतलब एक सी सेगमेंट को बहुत ही आकर्षक बना दिया. क्रेटा फॉलोड सूट, क्रेटा सेल्टॉस सेल लाइक हॉट केक्स इन योर सी सेगमेंट सो कॉल्ड एसयूवीज नहीं बोलूँगा, 4x4 इनमें से कुछ नहीं है, बट सो कॉल्ड इनको एसयूवी स्थान्स की तरह से प्रस्तुत किया जाता है. दूसरी बात, अब कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ आ गई हैं, कॉम्पैक्ट गाड़ियों में सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, इवन टू एन एक्सटेंट i20 भी, और अभी जो नई आई है एक्स्टर, भाई इन्होंने धमाल मचाया हुआ है. और अगर आप दूर जाएं तो हाँ, होंडा की गाड़ियाँ हैं.
तो इन सब गाड़ियों में जो इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो है, फिर भी आपको क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है भाई फोर्ड को नहीं जाना चाहिए था? देखिए, क्या मिस करते हैं आप? अगेन प्लेजर ऑफ ड्राइविंग, देर आर ओनली टू थिंग्स. पहली चीज़, आपकी गाड़ी हैंडल कैसे कर रही है. देखिए, मेरे लिए जब मैं गाड़ी की सीट पर बैठा हूँ, मुझे केवल 3 चीज़ दिखती है. एक स्टीयरिंग, एक विंडशील्ड के बाहर जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, और एट मैक्स मेरे पास अगर कुछ नेविगेशन वगैरह के लिए. उसके अलावा मेरे लिए उस टाइम पे एवरीथिंग इज़ इममटीरियल. एंड दीज आर 3 एरियाज जहाँ पे समवेयर डाउन द लाइन जापानीज़ एंड कोरियंस जो हैं, दे आर स्टिल लैगिंग. मैंने एक बहुत पहले एक कहीं ना कहीं पे एक, इफ़ यू गो थ्रू द एक्विजिशन स्टोरीज, एक इंटरेस्टिंग आपको टेक बताता हूँ. BMW ने रेंज रोवर को एक्वायर किया था फॉर सम टाइम. उस टाइम पे BMW के पोर्टफोलियो में केवल सेडान्स होती थी, SUVs नहीं थी. सो उसके बाद इनकी जो M क्लास SUV आई थी, दे डिड ऑल द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग एज फार एज द M क्लास इज कंसर्न थ्रू रेंज रोवर ओनली. अब ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद BMW ने एक SUV रोड पे निकाली. क्रिटिक्स आए, सब ने एनालाइज किया, ड्राइव किया. उनका ऑब्जर्वेशन ये था, एज फार एज ऑन रोड इज कंसर्न, Land Rover is 85% as good as M class. M class is better as far as on-road is concerned. But as far as the off-road is concerned, BMW is merely 15%. So there is something that is in the DNA of the organization itself, जो कि आपको यूरोपियन कार्स में मिलेगा, आपको somewhere down the line अमेरिकन कार्स में मिलेगा, that Koreans and Japanese cars are lagging. One reason may be the condition in which these cars are driven. हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी जापान में जिस टाइप की आपकी रोड स्पीड में रहती हैं, बाकी चीज़ें रहती हैं, और जिस लेवल पे अमेरिकन्स या यूरोप में रहती हैं, द काइंड ऑफ स्पीड दोज पीपल आर अचीविंग, उनका जो भी सेफ्टी का वो हो गया, तो दैट इज़ इन देयर DNA. और वो जिस टाइम पे आप, दैट इज़ अ फीलिंग दैट कैंट बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स. आप जब इंजन को रेव करोगे, आप पहली बार स्टीयरिंग में अपना हाथ रखोगे, देखोगे कि आपकी गाड़ी कैसे कट रही है, इमीडिएटली यू विल फील एट होम. As far as Japanese and Korean cars are concerned, as far as the reliability is concerned, Japanese are way ahead. If you buy a Toyota or a Honda, like मेरे एक दोस्त के पास Honda है, and for the last 5 years उसने Honda की सर्विस कभी भी Honda के शोरूम में नहीं कराई है. वो देसी जगह पे कराता है because it's cost effective. And till now उसकी गाड़ी में कोई इशू नहीं है. तो as far as the reliability is concerned, I do agree, Japanese are the masters. But as far as जो एक पैशन की बात करो, आप एक गाड़ी में जो एक सोल होता है दैट कम्युनिकेट्स बैक टू यू, उसमें यूरोपियंस और अमेरिकन्स का कोई मैच नहीं है. एज फार एज कोरियंस आर कंसर्न, दे आर, वो थोड़ी एक कन्फ्यूज्ड ब्रीड है. सो व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ प्लेथोरा ऑफ फीचर्स इन द कार. उन्होंने कार को पूरा गैजेट बना दिया है. सो ठीक है, एज फार एज द कन्वीनियंस इज कंसर्न, ठीक है, यू विल एंजॉय देम अ लॉट. बट एज फार एज दैट, क्या कहोगे उसे, गाड़ी चलाने का जो एक मज़ा होता है, that is lacking in Koreans. अच्छा, अगर आपको हर कार के ब्रांड से एक एक अच्छी चीज उठाने को बोली जाए, तो आप क्या क्या उठाएंगे? Well, to be very honest, अगर मुझे सस्पेंशन उठाना है, I'll pick from Volkswagen. Excellent suspension. पूरा आपका जो भी, ठीक है, जो भी आप पैशनेटली. भाई मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा, क्योंकि Volkswagen की गाड़ी ओन करता हूँ, शायद इसलिए बता पा रहा हूँ. पीछे बैठने वाले बंदे को, स्पेशली इंडियन रोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो झटके बहुत लगते हैं. नहीं, आई डू अग्री, Volkswagen हैज़ द मोस्ट स्टिफ सस्पेंशन. बट एट द सेम टाइम, अगर आप एक गाड़ी का पूरा पोटेंशियल अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, Volkswagen जो है उसमें बॉडी रोल्स नहीं होता है. कोई जीरो बॉडी रोल है साहब गाड़ी में, और इतने कॉन्फिडेंट होते हो आप हर एक स्पीड पे, चाहे वो आप 170 पे चला रहे हो, चाहे वो आप 70 पे चला रहे हो, चाहे वो 20 पे चला रहे हो. दैट इज द रीजन वाई मैंने सस्पेंशन में Volkswagen उठाया, क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी गाड़ी को एज अ पैकेज एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो यू नीड दैट काइंड ऑफ सस्पेंशन. बिल्कुल सही. ठीक है, एज फार एज द कैबिन इंसुलेशन इज कंसर्न, आई विल पिक Hyundai. Hyundai के कैबिन में जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, रिफाइनमेंट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल, चाहे वो आपका रोड नॉइस हो या कुछ भी हो. Hyundais are king in that particular department. You should give it to Hyundai. As far as the steering feedback is concerned, I'll pick Ford. As far as reliability is concerned, it's Honda and Toyota. Both I put in the same league. ठीक है, दोनों की गाड़ियाँ comparatively boring होती है. Honda used to be fun to drive as well as
आप अगर एक बेसिक डिज़ाइन देखोगे, होंडा वाज वे अहेड ऑफ देयर टाइम। आज की डेट में कौन सा इंजन है जो फन टू ड्राइव है? आज की डेट में तो 1.5 जो आपका ये स्कॉडर इसमें आता है फॉक्सवैगन में, एक्सेलेंट इंजन। लाइक द ओनली थिंग दैट आई मिस इन मॉडर्न कार्स इज़ द टॉर्क, क्योंकि आई एम अ डीजल हेड, मैंने मोस्टली डीजल गाड़ियाँ चलाई हैं, तो आई लाइक द फीलिंग ऑफ दैट टॉर्क। ये ठीक है, मतलब यू कैन रश थ्रू एनी थिंग एंड दैट टॉर्क आई फाइंड इन दिस इंजन ओनली, और किसी इंजन में नहीं है। एक बार अपन ना जाके दोनों भाई मिलके एक बार अपना जो वरना 1.5 है, 160 bhp और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क, ओके 255 न्यूटन मीटर, 255 न्यूटन मीटर टॉर्क, एक बार ट्राई करेंगे। वो उसको मैंने चलाया था एक बार, आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही कमाल की गाड़ी है सच में, अच्छा, बहुत कमाल की गाड़ी है, बहुत अच्छा उठती है, बहुत निम्बल है। इसमें जो आप एक ऑटोमेटिक में निम्बलनेस इनिशियली शुरुआत के गियर्स में कुछ आप मिस करेंगे, उसमें बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। पर एक छोटी सी बात है, मैच्योरिटी। या वो ऐसा लगता है वो एक टीनेजर है, एग्री। वो भागने के लिए बहुत उत्सुक है, वो बहुत चपल है, वो बहुत चतुर है, वो बहुत जिंदा दिल है। बट इन गाड़ियों में ना आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, विजडम, वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी। प्रिडिक्टेबिलिटी, एब्सोल्युटली। और आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फॉर इंस्टेंस करीब 80-85 पे मुझे ऐसा लगा शायद स्टीयरिंग का जो फीडबैक था या स्टीयरिंग का जो वेट था, वो ऐसा लग रहा था मैं 30-40 पे चला रहा हूँ, इतनी हल्की स्टीयरिंग थी। तो मुझे थोड़ा डर लगा कभी गलती से काटूँ या मे बी हल्के से हाथ लग जाए। सो अदरवाइज वो शायद हो सकता है, सैंपल मैंने टेस्ट किया था, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो, बट हम एक बार ज़रूर उसको टेस्ट करेंगे बिकॉज वो भी एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है उसकी ग्लोबल एनकैप की। और वेल Hyundai इतने फीचर्स देते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आप खुश हो जाते हो, आप फूले नहीं समाते हैं जैसे हम फूल गए। As far as the cabin refinement is concerned, again, Hyundai is the king. और शानदार cabin refinement है। मारुति सुजुकी से कुछ लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे? या मारुति सुजुकी से भाई मैं तो उनकी डीलरशिप लूंगा और मैं तो उनका इंडियंस के साथ कनेक्ट लूंगा। कैसे वो भारतीय लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे वो अपनी गाड़ियां बिल्कुल भारतीयों को जो नीड होता है उसी हिसाब से बना डालते हैं, और प्राइस कुछ ऐसा रखते हैं कि कोई अब मना ही नहीं कर पाओगे उनको। मेरे लिए इसके अलावा एक और चीज़ है, मारुति की जो सर्विस है। हाँ। आप इमेजिन करिए किसी भी पार्किंग लॉट में 80% कार्स आर मारुति। अब आप ये देखिए उनके सर्विस स्टेशंस में कितना वर्कलोड होता है, येट मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो मारुति की सर्विस से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो। तो आई थिंक मारुति की जो की स्ट्रेंथ है दैट इज़ देयर सर्विस। पहले तो मैं तो डेफिनेटली आई विल सेकंड दिस थॉट। एक तो इन्होंने नेक्सा खोला जब देखा कि सेल्स डाउन जा रही थी, नेक्सा में इन्होंने फिर एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया आपको। 1-to-1 लोग बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, यू फील ऑफ अ हायर क्लास, और यू परचेजिंग अ व्हीकल ऑफ हायर क्लास में भी। आपको शायद जैसे एक मैं शायद ज़्यादा ना बोल बैठूं, बट एक प्रीमियम कार जैसे AMG वगैरह के उसमें जाके फील आती है, वैसे ही नेक्सा वाले आपको फील कराने की कोशिश करते हैं, वो अच्छी बात है। दूसरा, गाड़ी भाई जैसे मर्जी बनाए, नो कमेंट ऑन द कार, बट अगर फन टू ड्राइव जो नया अभी आया है सर्किट में, उसको गाड़ी चला के मज़ा आएगा। पेपी इंजन्स होती हैं, गाड़ी अच्छे से उठती हैं, और जो इंडियंस का सबसे मस्त मूल मंत्र है, मेरा भी है आपका भी है, कितना देती है, तो वो अच्छा ही देती है। एज फार एज द क्लेवरनेस इज कंसर्न, मारुति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। इंडिया में 3 अलग अलग कार्स आई थी। पहली कार थी मारुति 800 ऑल्टो, उसके बाद 800 के बाद ऑल्टो आई, ऑल्टो के बाद आपकी जेन, और आपकी जेन एस्टिलो। दीज आर डिफरेंट कार्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो अलग अलग टाइम फ्रेम में इंडिया में एग्जिस्ट किए। जापान में दीज वर ऑल सेम मॉडल। उनका क्या होता था कि ठीक है, उसका जापान में प्रोडक्शन रन खत्म हो गया, दे विल सेंड ऑल द पंचिंग डाइज एंड एवरीथिंग टू इंडिया। इंडिया में दे विल रीपैक इट एज ए न्यू कार, दे विल हैव अ रीलॉन्च, और उसके बाद हमने एक ही कार की 4 जनरेशन को हमने 4 अलग अलग तरह से जिया है, अलग अलग प्राइस बैंड में लिया है। तो दैट इज़ हाउ क्लेवर मारुति इज़।
बट एट द सेम टाइम दे नो हाउ टू कीप देयर कस्टमर्स हैप्पी. अगर आपको आंख बंद करके बिना रिसर्च करके कोई गाड़ी खरीदनी है, सिंपली गो टू द मारुति डीलरशिप, बाय अ कार. परेशान नहीं करें. You'll be more than happy. हाँ, Yeah. बिल्कुल सही. अभी जो ज़रूरी है, हम लोग सब एक 2 व्हीलर से एक 4 व्हीलर अपग्रेड करते हैं बिकॉज हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट और एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है. प्रोबेबली शायद कुछ इंजनिंग की वजह से, माइलेज इंक्रीज़ करने की वजह से, या फिर प्रोबेबली गाड़ियों को थोड़ी सी और सस्ती करने की वजह से जो शीट मेटल है वो काफ़ी उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे. सपोजिटली कुछ इस लेवल तक हो गई है कि शायद कुछ गाड़ियों में आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो शायद उनका शीट मेटल ही अंदर चला जाएगा. तो मे बी उन चीज़ों से तो थोड़ा सा डर लगता है. और आप सब देख भी रहे होंगे कि जो फैटेलिटी आजकल रोड्स पे होती हैं बिकॉज रोड्स अच्छी बनती जा रही हैं, एवरेज स्पीड ट्रैवलिंग में बढ़ती जा रही है. सिटी में हो ना हो, हाईवेज पे आपकी एक गलती, एक गलत मोड़, या सामने वाले की एक गलती, मे बी आप गलत नहीं हो बट सामने वाले की गलती, एक हल्की गाड़ी रहेगी अगर आपके पास तो शायद भुगतान भरना पड़े और वो भुगतान बहुत बड़ा हो जाएगा. Yeah. तो गाड़ी लें तो थोड़ा सा, मैं एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, उस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की प्रोटेक्टेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी प्रोडक्टिबिलिटी हमको पता रहे तो बेहतर है. I agree. And we should appreciate गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अब भारत टेस्टिंग नॉर्म्स इंडिया में आ रहे हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट. सो कुडोज टू द गवर्नमेंट इन थिंकिंग द सेम लाइन. भैया तो मानना पड़ेगा. अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. Okay. अभी प्रोबेबली हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए, सब आजकल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, और मतलब मे बी जो भी ऑटोमोटिव सेक्टर में है. तो पहले तो मैं कुछ आपको स्लॉट्स दूंगा. एक तो अगर आपको 7 से 10 लाख के बीच में एक गाड़ी खरीदनी है. Okay. दूसरा, आपको 10 से 15 के बीच में एक गाड़ी खरीदनी है. तीसरा, आपको 15 से 20 में एक गाड़ी खरीदनी है. और आपको 20 से 30 में एक गाड़ी खरीदनी है. Okay. तो मैं 4 आपको स्लॉट्स दे रहा हूँ और आपको अपना चॉइस बताना है और आपने क्यों चूज़ किया वो भी बताना है. Okay. 7 से 10 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चॉइसेस आर लिमिटेड, बट आई विल गो विद नेक्सन फॉर द सिंपल रीजन बीइंग, पहली चीज़ सेफ्टी, दूसरी चीज़ टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड थर्ड थिंग इज़ कि ठीक है, गाड़ी इज़ वे टू प्रैक्टिकल. एंड सेकंड रीज़न इज़ ठीक है, वी यूज टू हैव वेरी गुड ऑफरिंग्स इन दिस स्पेस. जैसे पहले पोलो आती थी, पुंटो आती थी, फिएट वाज अनदर वेरी जेम ऑफ अ कार, फीगो आती थी आपकी. अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे आपके पास बलेनो रह गई है और Hyundai की i20 रह गई है. इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है. सो इन दैट केस आई विल गो विद नेक्सन. और शेयर करो, नेक्सॉन की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा हुआ है. ओके, दैट इज आल्सो आउट ऑफ और बजट. हाँ, अभी मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि आज के दिन लोग अगर कन्वीनियंस देखें तो ऑटोमेटिक की तरफ थोड़ा जा रहे हैं. और जो इंडिया में सबसे पॉपुलर सो कॉल्ड ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन था, अब वो धीरे धीरे प्योर ऑटोमेटिक की तरफ जा रहा है. व्हेन वी से ऑटोमेटिक, हम सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर, हम सिर्फ डुअल क्लच और हम सिर्फ सीवीटी की बात करेंगे. ओके. उसमें से आपको तो शायद इल्म होगा कि सीवीटी है तो सबसे ज़्यादा स्मूथ, बट सबसे ज़्यादा बोरिंग ट्रांसमिशन भी वही है. रबर बैंड इफेक्ट. तो बेसिकली आप गाड़ी भगाएं या गाड़ी धीरे चलाएं, आपको रिस्पांस वैसे ही मिलेगा. टॉर्क कन्वर्टर सबसे ज़्यादा रिलायबल, पर हाँ, स्मूथनेस, रिस्पॉन्सिवनेस में थोड़ा सा, ज़रा सा पीछे, बट हाँ, और इट विल नॉट बर्न योर पॉकेट. सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन डुअल क्लच, जिसको VW स्कॉडा ग्रुप, BMW ग्रुप DSG के नाम से जानती है, ऑडी ग्रुप, और जिसको हमारे जो साउथ कोरियन कजन्स हैं वो DCT के नाम से बुलाते हैं. तो बेहतरीन है. 2 क्लच पैरेलली काम करते हैं एक साथ. एक रुकता है तो एक एंगेज होता है, तो दूसरा मतलब डिसएंगेज होता है. वो ऑड इवन नंबर ऑफ गियर्स पे चलते रहते हैं वो. और मतलब लाइटनिंग फास्ट गियर शिफ्ट्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. और कुछ जादू है इन गियर बॉक्सेस में कि पता नहीं कैसे ये अपनी मैनुअल गाड़ियों से ज़्यादा दे जाते हैं कभी कभी. और ऐसा महसूस किया है मैंने, बार बार डेली आजकल कर रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है.
बट हाँ, अपने लिमिटेशंस भी लेके आते हैं। खराब होते हैं तो फिर अच्छा मोटा खर्चा कराते हैं। वी डू कॉम्प्लिकेटेड। यस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ मतलब मटेरियल बहुत सोफिस्टिकेटेड यूज मैकेनिकल होता है। यूनिट्स आपके ज़्यादा। मैकेनिकली उसका मेकाट्रॉनिक यूनिट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज द टर्बोचार्ज इंजन और द टर्बोचार्जर। उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी उससे ज़्यादा होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट वन रही आपकी बेस वन की चॉइस। अब आते हैं अपने बेस टू पे, बेस टू पे 10 to 15। देखिए 10 to 15 पे आई गो विद 2 चॉइसेस। एक चीज़ हो गई, ठीक है, एज फार एज माई ओन चॉइस इज कंसर्न इट विल बी दिस पर्टिकुलर कार, स्कॉडा अब दिस पर्टिकुलर कार आपको बतानी पड़ी कौन सी कार। स्कॉडा स्लाविया। एक्सीलेंट कार, एक्सीलेंट ग्राउंड क्लियरेंस, हैंडलिंग, इनफैक्ट जेम ऑफ एन इंजन। और दूसरा, इफ़ यू वांट टू बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, पर मैं एक बार बताऊं, ये 10 से 15 के बीच में हमारा 1.0 इंजन आएगा। हाँ 1 लीटर आएगा, हाँ अग्री, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे 1 लीटर जो आपका टर्बो इंजन है दैट गिव्स यू मोर टॉर्क एट अ मोर यूजेबल रेंज देन नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5। बिल्कुल सही। हाँ, सो दैट्स व्हाई आई विल वाउच फॉर 1 लीटर टर्बो एनी डे एज कंपेयर टू 1.5। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। होंडा सिटी 121 bhp की गाड़ी है, 1.0 लीटर इंजन, 115 bhp की गाड़ी है। कैसे आप व्यूअर्स को बताएंगे व्हाट इज यूजेबल रेंज एंड व्हाट इज द रिटर्न रेंज? द रिटर्न रेंज, देखिए, whenever you start an engine the most important thing is that what particular rpm the engine is running. नॉर्मली जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपका 1200 से 1800 इज़ द रेंज वेर यू वांट टू कीप द इंजन, बिकॉज उसी में आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। इंजन लाइफ इज़ वेरी गुड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड जो आपकी इस टाइम पे टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, दिस गिव यू पीक टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर रेंज ओनली। तो आपको जो पुलिंग पावर जो आपको चाहिए वो आपको यूजेबल जो आपके इंजन रेव्स है उसी के अंदर मिलती है, इन अ वेरी कंट्रोल्ड NVH ऑल्सो, क्योंकि आप इंजन को उतना हाईली रेव नहीं कर रहे हो। एज फार एज द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स आर कंसर्न, लाइक होंडा सिटी हो गया या फिर मारुति का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो हो गए थे, इसमें क्या है, दो दीज आर हाई रेव्स इंजन, बट आपको जो पीक टॉर्क है ये आपको बहुत हाई रेव्स में मिलता है। एंड इमेजिन आप जब भी गाड़ी उठा रहे हो, यू हैव टू प्रेस द पैडल अप टू द मेटल ईच टाइम कि इंजन आपके वो पर्टिकुलर रेव्स तक पहुंच पाए, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर टॉर्क। तो वो काइंड ऑफ आपका ठीक है, नेम प्लेट टॉर्क तो है, बट यू वोंट बी यूजिंग इट ऑन अ डे टू डे लाइफ। सो दैट इज द रीजन वाई वो पेपर फिगर में तो अच्छा लगता है। बेसिकली बंदे की आवाज तो बड़ी बुलंद है, बट तब बुलंद होती है जब वो पीक चिल्लाता है। यस, और बाकी गाड़ी में क्या है, आवाज उतनी बुलंद हो ना हो पर कम आवाज में ही बड़ी बेसी है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाली आवाज है। अगर इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स में तोड़ा जाए शायद। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो बढ़िया। अच्छा, तीसरे सेगमेंट 15 से 20। 15 से 20 में अगेन 1.5 इसी का, यू कैन आइदर पिक वर्टूस या फिर आप स्कॉडा स्लाविया जा सकते हैं। अगेन जेम ऑफ एन इंजन, 1.5 लीटर, एंड स्पेशली इट हैज़ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड डीएक्टिवेशन ऑफ सिलेंडर्स और व्हाट, मैं फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट की नेम, बट मैं इनफैक्ट आज सुबह ही शेयर कर रहा था। मैं अपने घर से ऑफिस आया, कुछ 22 किलोमीटर का ड्राइव था, और मैंने कहा कि भाई आज थोड़ा सा ना क्रूज कंट्रोल के मजे लेते हैं। शायद शनिवार का दिन था, थोड़ा सा ट्रैफिक कम था, उतना बम्पर टू बम्पर नहीं था। अच्छा था ट्रैफिक, बट उतना बम्पर टू बम्पर नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट अभी शेयर करूंगा, 20.8 का MID पे एवरेज आया एक 1.5 इंजन का, जिसका कि एवरेज स्पीड करीबन 37-38 किलोमीटर पर आवर था। तो मैं बार बार क्या कर रहा था, जैसे ही गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, थोड़े से कांस्टेंट स्पीड पे आ रही थी। इन गाड़ियों में एक पता नहीं बड़ा अच्छा सा जादू है जो कि इन्होंने प्रोबेबली हाइब्रिड इंजन्स को काउंटर करने को दिया है। 2 सिलेंडर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं आपके गाड़ी में, मात्र दो सिलेंडर चलते हैं। इफेक्टिव वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिप्रेशन 750 क्यूबिक सेंटीमीटर का रहता है, जो कि इस गाड़ी को आपकी मारुति 800 से भी छोटी गाड़ी बना देती है। Agree. और जैसे ही आप हल्का सा एक्सीलेटर पे पंच करते हो, देन ऑल द 4 सिलेंडर्स कम इनटू पावर एंड देयर इज अ वूश। सबसे मजेदार बात इन गाड़ियों की है कि ये पावर ऑन डिमांड देती है, ये आपको ये एक्सेलरेशन ऑन डिमांड देती है, और आपको ड्राइविंग स्माइल ऑन डिमांड भी देती है। Agree. तो आप जब
चलाएंगे साहब तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है जब आप इन गाड़ी को चलाते हैं। भाई सनरूफ नहीं है, एम्बिशन वेरिएंट है ये उसका 1.5 DSG। बहुत कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपका मैनुअल जो है टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है। इसमें प्रोबेबली ऑटो वाइपर नहीं है, ऑटो हेडलैम्प्स नहीं है, हैलोजन बल्ब्स हैं, बहुत बुरा लगता है। स्टीरियो सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो लगता है यार काश वरना कि ये सब चीज़ें उठा उठा के यहाँ पे चिपका दी होती। बट जब आप फिर गाड़ी चलाते हो, फिर जो सुकून आपको मिलता है, जो मज़ा आपको ये देती हैं, तो विच इज़ अनपैरल्ड। मैं इनके बेस 2 और बेस 3 के साथ मैं भी अपनी चॉइस को सही बताऊं तो इन्होंने मेरे दिल की बात छीन ली। एक्चुअली इसमें एक और चीज़ है, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ना, दैट जब भी आपको इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जब भी यू नीड पावर 2 सिलेंडर एक्टिवेट हो जाते हैं। सुनने में ऐसा लगता है दैट दिस प्रोसेस मे टेक सम टाइम, बट बिलीव मी दिस इज इंस्टेंटेनियस। This even takes a fraction of second. You won't even believe it until and unless you are reading that particular manual. आप जब तक उसे पढ़ नहीं रहे हैं, you won't believe कि इस टाइम पे only 2 cylinders are firing. And somewhere down the line अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आपका इंजन की लाइफ भी इसमें ज़्यादा रहेगी, बिकॉज हीट डिसिपेशन जो है वो भी आपका बहुत कंट्रोल रहेगा, बिकॉज ओनली 2 cylinders are firing. So in every manner this is a पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जो कि अब नॉर्मली हमारे रेंज की जो कार्स है इसमें आने लग गई है। सचिन मेरे को पहले बता रहे थे जर्मन्स ओवर इंजीनियर देयर कार्स। जितना ज़्यादा इस गाड़ी को चला रहा हूँ उतना ज़्यादा और समझ में आ रहा है कि ये बात इतनी सटीक क्यों है। मतलब चाहे हम लोग तो वी हैव आवर कंपनी हैज़ बीन कोलैबोरेटिंग विद जायंट्स लाइक सीमेंस, स्नाइडर, इन सब के साथ, और हम लोग अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, बड़ी स्टेबल है, इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि 30-30, 40-40 साल कुछ होता ही नहीं है। टाइमली थोड़ा ओवरऑल कराते रहो तो चलती रहेंगी। और अभी जितना मैं इस ब्रांड के करीब आ रहा हूँ पता चले कि गाड़ियाँ भी वैसी हैं। टाइमली सर्विस कराते रहो, किसी बेतुके बेताले बंदे से छिड़वाओ मत इनको, तो ये भी बराबर चलती रहेंगी। तो देखते हैं। अच्छा, चौथे ब्रैकेट पे आते हैं, 20 से 30। 20 से 30 becomes a bit tricky, because 20 से 30 में you start getting proper SUVs. In that bracket I'll recommend Compass. Although ठीक है, थोड़ी सी outdated है, again feature rich नहीं है, but again for me car is a mechanical device, not an electronic piece of equipment. तो it has to be the pleasure of driving. मेरे लिए हमेशा से वो ब्रांड जीप रहा है। द रिलायबिलिटी जीप ऑफर्स, द फन टू ड्राइव, द आपका जो व्हीकल का फीडबैक है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठोगे, यू सिट इन द कॉकपिट, आपको ऐसा लगेगा दैट दिस प्लेस इज़ वेरी मच फैमिलियर टू यू। द वे द कार हैंडल्स, द वे एवरीथिंग हैज़ बीन एग्रोनॉमिकली पुट अप, एंड टुगेदर विद दैट ऐसा लगता है जीप की गाड़ी में बैठ के कि आप जो हैं एक किले में आ गए हो। हर चीज़ प्रॉपर मायने में बनी हुई है। प्लास्टिक्स में कोई रैटलिंग साउंड नहीं आएगी आपको। हर चीज़, मैं नहीं बोलूँगा टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम दिखेगा आपको, बट वेरी वेरी सूटेबल। और मज़ेदार बात, जैसे ही आप उसको ड्राइव मोड पे डालते हैं, जैसे भी उसका स्टीयरिंग घुमाते हैं, आपको पता चलेगा कि आप 1-2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी चला रहे हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग माइट भी कुछ लोगों को भारी लगे, जो प्रोबेबली हल्की गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको लगता है इतनी आसानी से कटती नहीं है गाड़ी। बट जब आप उस गाड़ी को लेके हाईवे पे जाएंगे, हिल्स पे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाइड्रोलिक कितना बेहतर है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग से। तो आपको जो है ट्रू ड्राइविंग प्लेजर ड्राइव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप नॉर्मल कंडीशंस पे ड्राइव करते हैं तो शायद एक गाड़ी का लिटमस टेस्ट नहीं होता। आप उसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पे लेके जाएं, बहुत डस्टी एनवायरनमेंट पे लेके जाएं, उसको आप हिल्स पे लेके जाएं। वहाँ पे जैसे आपकी सांस फूलती है वैसे गाड़ी की भी सांस फूलती है। वहाँ पे असली बात पता चलती है कि भाई किसमें कितना है दम। तो हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा अपना बजट हल्का फुल्का सा 2-2.5 लाख से बढ़ा पाएँ तो डिस्काउंट्स के साथ एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी आती है, फोक्सवैगन की टिगुआन।
Tiguan, yeah. जो कि 33-34 के रेंज में पड़ सकती है। चुम्मा इंजन है, 190 ब्रेक हॉर्स पावर, 320 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये वही इंजन है जो आपके A4, ऑडी A4, ऑडी A5, ऑडी Q3, Hyundai कोडियक और स्कोडा कोडियक, स्कोडा सुपर्ब को पावर करती है। बेहतरीन 2.0 इंजन। हाँ, उतने रिफाइनमेंट्स नहीं है, उतना प्लेजर नहीं है इंटीरियर्स का जितना कि एक ऑडी में होता है, बट दाम भी तो आता है भाई। Agreed. तो बट हाँ, अगेन एज ड्राइविंग एंथुजियास्ट वो चुम्मा इंजन है। Agreed. तो और जितनी भी गाड़ी आई थिंक अभी सचिन ने आपको बताई, वो ऐसी गाड़ियाँ हैं ना कि आप अपने ड्राइवर को बोलेंगे काके साइड में बैठ, छड़ दे गड्डी, मैनू चलान दे। नहीं, इनफैक्ट ये जितनी गाड़ियाँ हैं, these are evaluated only at one position when you are driving. एब्सोल्युटली। We haven't considered कि ठीक है इसमें what co-passenger is हाँ भाई, feeling, what the इसमें rear कोई bench is शॉफर feeling. ड्रिवन गाड़ी नहीं है। तो अगर आपका मन करता है काके दाब दे गड्डी, आगे चला और स्मूथली चला, तो शायद हम प्रॉपर लोग नहीं है, बिकॉज हम तो काके को बोलेंगे काके तू पीछे बैठ। We are the kakes. तो इसी के साथ एक मजेदार इंट्रोडक्टरी सेशन सचिन के साथ अभी इसको समाप्त करते हैं। आगे शायद अपन घूमेंगे, गाड़ी के बारे में और कुछ बात करेंगे, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ और लेके आएंगे। समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं भी लोगों से सवाल पूछता हूँ, भाई साहब ये इंजन्स में चेंज क्या हो रहा है, ये ईवीज़ क्या आ रही हैं, नहीं ये हाइब्रिड इंजन्स कैसे काम करते हैं, टर्बो इंजन्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसमिशंस कैसे काम करते हैं, मुझे अगर गाड़ी का PDI करना हो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मुझे यूज्ड कार खरीदनी है कैसे कर सकता हूँ। देयर वुड बी अ मिलियन क्वेश्चंस। आप हमें बताते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, एंड वी शैल गेट बैक टू यू वंस अगेन। सो साइनिंग ऑफ, अनुपम चैटर्जी विथ माई फ्रेंड सचिन फ्रॉम आवर ऑफिस कैंपस। लंच में आए थे, बात कर लिया, अब दोबारा मिलते हैं बात। बाय बाय। Till then, drive safe. Bye bye.